हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है आपकी एट्थ क्लास का सेकंड जो चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस के बारे में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हम बोलते हैं उसके बारे में आप पहले सिक्स क्लास में सीख चुके हो। वहाँ पर हमने उसकी डिग्रीज़ के सेवन्थ क्लास में आपने सीखा है, और डिग्री नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। उसको हम रिवाइज़ करते हैं। अब जैसे कि देखो, दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या होती हैं या इक्वेशन सिंपल क्या होती है, नाम से पता चल रहा है। इक्वेशन यानी कि इक्वल टू का जहाँ पर साइन होता है, यानी कि जहाँ पे दो चीज़ें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली दी गई होती हैं, जहाँ पर बीच में उनके इक्वल टू का साइन रखा जाता है, तो उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल 2x + 5y = 3, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। और अकेला 2x + 5y क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यानी कि डिफरेंस क्या हुआ कि इक्वेशंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी जाती हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और टर्म्स और ऑपरेशन। तो क्या क्या होते हैं, कोफिशिएंट, सेकंड वेरिएबल, थर्ड टर्म्स, फोर्थ ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मतलब है आपका कि वहाँ पे माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, ऐसा कुछ भी हो। टर्म्स, अब जैसे कि ये है, इस केस में कितनी टर्म्स है, एक 2x एक अलग से टर्म है और 5y एक अलग से टर्म है। तो ये हो गई टर्म्स, यानी कि जो माइनस और प्लस का जो साइन होता है वो दो टर्म्स को अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट करता है या एक दूसरे से अलग करता है। मल्टीप्लाई में जो चीज़ें होती हैं, जैसे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनको हम दो टर्म्स नहीं एक ही टर्म के रूप में कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो जाए, वेरी यानी कि चेंज हो जाए जो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ये आएगा आपका इक्वेशंस के केस में। ये चेंज क्यों होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है 7x = 5, या फिर 7x = 5y। तो जैसे ही हम y की वैल्यू चेंज करेंगे, उसके साथ में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 7x क्या हो गया आपका 5, और x की वैल्यू कितनी होगी 5/7। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में 7x = 5y, अगर इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 7x इक्वल हो जाएगा 5 × 2, सो 7x = 10 एंड देन x = 10/7। तो जैसे ही हम y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि x की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाती है, उसके साथ साथ में चेंज हो जाती है। तो इसको, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। यानी कि ये टाइम के साथ साथ या फिर किसी दूसरी वैल्यू के साथ में अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। फिर आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी आपका वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, x और y है, उसी जैसे x की y के हिसाब से चेंज हो गई वैल्यू यहाँ पर, उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू रखेंगे अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो x और y दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, आपके वेरिएबल हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, अब इस इक्वेशन में अगर इसको हम इस इक्वेशन की हम बात करें, तो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 7, और y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 5 नहीं, 5 नहीं, इस केस में क्या होने वाला है -5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे तो y के साथ 5 लगा हुआ दिखाई दे रहा है, बट इक्वेशन जब ये दे रखी है आपको 7x = 5y, तो हमें क्या करते हैं, क्या करना होता है कि जो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रखी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेके आना है। इक्वल टू में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी है तो उसको भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, राइट हैंड साइड में 0 रखने की कोशिश करें आप। तो 7x 5y इस साइड आकर के वहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पे आके माइनस में =0। तो अब इस इक्वेशन को में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो x का कोफिशिएंट क्या है, जो x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है वो क्या है 7,
और उसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या है -5, ठीक है। तो ये अब साथ में आपने डिग्री सीखा था जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड किया था, तो वहाँ पे एक डिग्री या फिर उससे पहले पावर ऑफ एनी टर्म। अब जैसे कि आपको मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ, 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 7। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? जो भी एक्सपोनेंट होता है, यानी कि जिसको आप पावर बोलते हो, एग्जैक्टली उसको क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। तो जो एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल्स की, वो सबसे ज़्यादा जो होती है तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो ऊपर जो इक्वेशन लिखी गई है वहाँ पर आपका क्या, सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा गया है उसके इसमें डिग्री कितनी है? अब यहाँ पे देखिए जो ये टर्म है 2x³, यहाँ पर x की जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में जो वैल्यू दी गई वो कितनी है? 3। और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर जिस केस में कुछ भी ना लिखा गया हो, अकेला वेरिएबल है, तो इसका मतलब वहाँ पर पावर कितनी है? 1। और जहाँ पर आपका वेरिएबल ही शो ना हो रहा हो, सिंपल कोई कांस्टेंट होता है, जैसे कि अब 7 को इस केस में हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। देखो कोफिशिएंट नहीं, ये कांस्टेंट है, जहाँ पर यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसको किसके इक्वल माना जाता है? 1 के। तो 7 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोबारा से 7 आ जाएगा, इसलिए उसको शो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस फर्स्ट टर्म के रूप में जो पावर है वो कितनी है? 3। नेक्स्ट में कितना है? 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 3। तो ये इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो यानी कि डिग्री क्या हो गई आपकी यहाँ पर? 3। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ये कुछ बेसिक्स थे जो आपने पिछली क्लास में भी सीखे थे, अब रिवाइज हो गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसको समझने की आवश्यकता है कि लीनियर का क्या मतलब होता है। इक्वेशन आप सीख चुके हो अभी, और वेरिएबल भी आप सीख चुके हो। देखिए यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था 7x = 5y, ये क्या था? वेरिएबल कितने थे इसमें? एक x था और एक y था। तो यानी कि ये क्या था? 2 वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हमने यूज़ किया था। और यहाँ पर क्या है, जो इस केस में हमने अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, अगर इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम कुछ = 0 लिख देते हैं। तो अब ये क्या बन गई? इक्वेशन। तो इस केस में जो वेरिएबल हैं वो कितने हैं? देखिएगा यहाँ पे पावर बिल्कुल हर बार जो एवरी टर्म के साथ चेंज हो रही है, बट जो वेरिएबल है वो हर बार क्या यूज़ हो रहे हैं? x। या तो x है या फिर नहीं है, मतलब x के अलावा कोई और वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक तो किसके बेस पे हम बोल रहे हैं? जिसकी डिग्री 3 होती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि x यहाँ पर एकमात्र क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को। तो लीनियर इक्वेशन अभी क्या बताया? दोज इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है? 1। अब उसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो क्या हो जाएगा? 7x + 5 = 0। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल भी 1 है आपका, और इक्वेशन जो है वो कैसी है? लीनियर, क्योंकि पावर जो दे रखी है वो कितना है? 1। क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूँगा, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। एग्जाम्पल्स करने से पहले एक बार जो हमने अभी सीखा है उसको अगर डेफिनेशन के रूप में आप लिखना है आपको कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि एन अलजेब्रिक
expression an algebraic expression in an equality involving variable is known as algebraic एक्सप्रेशन बोलिए या फिर आप उसको इक्वेशन का नाम दे सकते हो। यहाँ पर देखिए इक्वालिटी हमने जो यूज़ किया है ये किसके लिए है, इक्वल के साइन के लिए है। इन्वॉल्विंग मतलब कि उसके अंदर साथ में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई इक्वेशन लिखोगे अगर 7x + 3 = 9, तो यहाँ पर ये जो x है ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल। ये जो इक्वल टू का साइन है इसको हमने इक्वालिटी बोला है कि भाई अब ये इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, आपका बाएं हाथ की तरफ इन दोनों में से कौन सा है, दिस वन। सो 7x + 3 क्या हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आती है विद एग्जांपल तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। और इसी तरीके से आपको डिटेल में बताना है कि राइट हैंड साइड क्या है वहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, और वेरिएबल और इक्वालिटी को भी आपको रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया 7x + 3 = 9, ये ऐसा नहीं है कि x की किसी भी आप x की अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू डालोगे और उसकी उसी वैल्यू के लिए दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के केस में ही दोनों आपस में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने वाली है, और x की वो वैल्यू जिसके रखने से लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू हो क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड जो कि क्या है 9 है उसके इक्वल बन जाएगी। तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन। और अगर उसको आपको निकालना है कि सॉल्यूशन कैसे सोल्व करेंगे, इसका कैसे पता चलेगा कि वो x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है कि क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है वो लिखिए 7x + 3 = 9। फर्स्ट टाइम में इम्प्लाइज नहीं आएगा, सेकंड स्टेप से इम्प्लाइज शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो भी दूसरी टर्म है पहले उस टर्म को दूसरी साइड लेके जाइए। तो 7x तो एक अकेली टर्म है, अब 3 जो है वो उसको राइट हैंड साइड में आप लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर किस में है, प्लस में, राइट हैंड साइड में जा कर के माइनस में। तो यहाँ से कितना हो गया, 7x = 9 - 3 6। एंड अब x के साथ क्या लगा हुआ है 7, जो कि किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के दूसरी साइड जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। दिस इज़ योर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्या हो गया, 6/7। तो ये x की वो वैल्यू आ गई जिसके रखने से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। आप चाहो तो प्रूफ के रूप में करके देख सकते हो। 7 × x की वैल्यू रख दो 6/7 + 3 = 9। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कट कर सकते हैं हम उनको। तो यहाँ पे बचा 6 + 3, और ये किसके इक्वल आया, 9। उधर भी क्या था, 9। हमने अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करोगे वैल्यू रख करके तो वो 9 आ जाएगी, जो कि क्या है आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, जो आपने 7th क्लास में भी आप बहुत सारे इसके क्वेश्चंस करके आए हो। और जब हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम्स के जस्ट बाद कुछ दिन जब स्कूल लगा था, तो उस दौरान भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अब ये तो जो एग्जांपल था हमारा बिल्कुल सिंपल टाइप का था कि जहाँ पर जो कोफिशिएंट्स थे वो इंटीजर थे, ना कि रैशनल नंबर। अब ये भी हो सकता है कि जो कोफिशिएंट हैं आपके वो क्या हो, रैशनल नंबर हों, जैसे कि x/3 + 2/7 = 9/2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जहाँ पर x लगा हुआ है जिस इक्वेशन में, तो ये यहाँ पर चलो आपको इसके 2 तरीके बताता हूँ, जो आसान लगे उसको चूज़ कर लेना। पहला तरीका क्या है
कि इक्वल टू का साइन है जहाँ पे उसको इक्वल टू का रहने दो, प्लस माइनस का जो है वहाँ जो मतलब जहाँ पर है जो भी टर्म उसको वहीं पे रहने दो, एक दूसरी तरफ लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। बट आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर हैं उन सभी का क्या ले लो, एलसीएम। अब 3, 7 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम लेने के एक तो जो स्टैंडर्ड तरीका है आपका वो है जो आपने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे कर सकते हो। या फिर दूसरा जो बगैर पेन के आप कर सकते हो, क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो देखिए कि छोटे जो नंबर है उनसे डिवाइड होता है या नहीं। 7 3 से डिवाइड होते हैं, नहीं होता, तो इसलिए 7 नहीं है। अब सबसे बड़े को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 14। 14 भी 3 से नहीं होता। उसके बाद 7 को 3 से करेंगे 21। 21 3 से तो होता है, बट जो सेकंड एक और नंबर बचा आपका 2 उससे नहीं होता, तो इसलिए 21 भी नहीं है। नेक्स्ट 28 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट 35 वो ना 3 से होता है ना 2 से होता है। उसके बाद 42। अब 42 कैसा एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी, तो यानी कि 42 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आ गया 42। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/3। x/3 एक फ्रैक्शन है उसके जिसका डिनोमिनेटर हम जिस केस में कितना है 42। तो 42 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 42 को कितने में कैंसिल करेगा 14 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14x, क्योंकि x है तो साथ में x लगेगा, प्लस 2/7 इंटू 42। तो 7 42 का 6 पे कैंसिल करेगा, 6 2 जा 12। नेक्स्ट इक्वल टू 9/2 इंटू 42। 242 को 21 पे डिवाइड करेगा और 21 9 जा 189। सो जब ये तरीका आप यूज़ कर रहे हो तो उस केस में यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में आते समय आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को हटा दोगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ की जो वैल्यूज़ थी हमने उसमें यूज़ किया है। या फिर हटाने से पहले आप ये कर सकते हो कि एक बार जो इक्वल टू के को छोड़ के, यानी कि जो सिंपल हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी, उसको अलग से लिख लो, जो कि क्या हो गया 14x + 12 डिवाइड बाई 42। जहाँ पर इक्वल टू का है उसको इक्वल टू लगाओ और नेक्स्ट फ्रैक्शन को अलग से लिख दो 189 डिवाइड बाई 42। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपस में कैंसिल, क्योंकि से इक्वल टू के अपोजिट साइड जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि ये जब दूसरी साइड जाता तो वहाँ अब यहाँ पे डिवाइड में था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाता, तो वहाँ पे कैंसिल होने वाला था। ठीक है, हाँ, बट एक ही फ्रैक्शन में हम या फिर आपस में मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू में नहीं है चीज़ें, तो उस केस में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। सो अब यहाँ पर सिंपल इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 14x + 12 = 189। तो यहाँ से अब ये इक्वेशन बन गई आपकी पहले क्वेश्चन की जैसी। सिंपल सोल्व करो, x के साथ जो लगा हुआ उसको वहाँ पर एज इट इज़ रखो, जो एक्स्ट्रा टर्म है वो दूसरी साइड लेके जाओगे, क्या हो जाएगा 189 अब -12 एंड x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 189 - 12 डिवाइड बाई, अब x के साथ 14 किस में है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आकर के डिवाइड में। इसको सोल्व करो, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको दो टाइप की ही इक्वेशन मिलने वाली है। पॉइंट्स वाले अगर मिलते हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है 1.6 = z डिवाइड बाई 1.2, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे जो डिवाइड में है उसको कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में = z। अब आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इनको डेसिमल को साथ में रखते हुए सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हम इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। 1.6 को क्या लिखा जा सकता है 16 डिवाइड बाई 10 इंटू 1.2 को क्या लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 10 = z। राइट हैंड साइड को आप इकट्ठा रखोगे
तो यहाँ से इनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में 100 लगाइए, जो भी आंसर आएगा उसको दो, उसमें 2 के बाद आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, क्योंकि 100 है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो एक तरीका तो पहले हम बता चुके हैं आपको कि क्या करो। देखो जहाँ पर सिंपल इंटीजर कोई दे रखा होता है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको बनाने के लिए आप डिवाइड में 1 लिख सकते हो। अब पहला तरीका तो हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि इकट्ठा एलसीएम लीजिए और उसको सोल्व करो। जो सेकंड मेथड है इसका सोल्व करने का वो इस टाइप से है कि अगर यहाँ पे देखिएगा कि x जो है यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो एक ही जगह पे है, एक ही टर्म के अंदर है, तो उस टर्म को अलग से रखिए आप, जो कि क्या है 5x/3, क्योंकि अलग से है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये कंप्लीट के डिवाइड में अगर 3 होता तो 5x/3 को अलग नहीं कर सकते थे हम 1 से, बट यहाँ पर क्या है कि 5x/3 एक अलग ही टर्म है, बीच में प्लस का साइन आ गया, क्योंकि शुरू में आपको इसी लेक्चर में बताया गया है कि प्लस या माइनस का जब साइन आता है दो टर्म्स के बीच, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसके साइड में जो चीज़ें होती हैं उनको हम अलग अलग टर्म से काउंट, अलग अलग टर्म्स के रूप में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x वाला है उसको एक साइड रखेंगे, इक्वल टू में जो ऑलरेडी है पहले उसको एज इट इज़ लिखो 2/3। अब यहाँ पर क्या था 1, जो कि क्या था सिर्फ एक नंबर था, नंबर को नंबर की साइड में ही लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में है, राइट हैंड साइड की दूसरी साइड आकर के माइनस में। यहाँ पे आप गलती क्या कर सकते हो कि आप 1 को एज इट इज़ रखो, इक्वल टू की दूसरी साइड भी ले आओगे, और 1 को एज इट इज़ 2/3 को माइनस कर देते हैं कई बच्चे। उस बात का ध्यान रखना है कि जो इक्वल टू के ऑलरेडी दूसरी साइड था वो एज इट इज़ रहेगा, जो एक जगह से दूसरी साइड आ रहा है उसका साइन हम चेंज करते हैं। क्लियर। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, x वाले को एज इट इज़ रखते चलो, और सामने जो दो फ्रैक्शंस हो गई हैं उनको सोल्व कर लो। एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 - 3, तो आंसर यहाँ पे आपका हो गया -1/3, 5x/3। अब जैसे कि मैंने बताया है कि भाई इक्वल टू के अपोजिट साइड्स में अगर डेनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन है तो उसको आप कट कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या है, दोनों फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर कितना था 3। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ और भी बचा होता, +2x ऐसा कुछ होता, तो उस केस में आप डिवाइड कैंसिल नहीं कर पाते, क्योंकि कंप्लीट का डेनोमिनेटर होना चाहिए वो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अब सिंपल क्या हो गया, 5x = आ गया आपका -1 की, एंड x की वैल्यू आ गई -1/, अब 5 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। क्लियर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको सोल्व करने हैं फेयर कॉपी में। जहाँ जहाँ सेकंड स्टेप से ही आपका इम्प्लाइज का साइन आना स्टार्ट हो जाता है उसको रखना है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक दूसरे की तरफ जब आप वैल्यू टर्म्स को लेकर के जाओगे तो साइंस का वहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस को आप चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनसे टफ लास्ट ईयर भी कर चुके हो, हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। तो फेयर कॉपी में साफ साफ क्वेश्चंस आप ये करोगे, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे।